अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो आईसीटी हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और ये सिर्फ हमारे लाइफ के लिए ही नहीं, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईसीटी को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीटी है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस तरह से एजुकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चन है जिसका आंसर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और टॉपिक्स टू बी कवर्ड कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज आईसीटी, आईसीटी मींस कि इसके साधन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, आईसीटी के महत्व, आईसीटी एंड एजुकेशन के एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, आईसीटी ड्रॉबैक की आईसीटी की क्या खामियां हैं। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। और आप वीडियो को आखिरी तक देखें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले अगर हम आईसीटी के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये आईसीटी की फुल फॉर्म है। अब हम जानने की कोशिश करें व्हाट इज आईसीटी, आईसीटी है क्या। तो सबसे पहले आईसीटी के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि आईटी क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम इसको आईसीटी कहा जाने लगा। तो सबसे पहले हम आईटी के बारे में जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी। ठीक है, तो आईसीटी के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले आईटी के बारे में जानते हैं। तो आईटी इज कंसर्न विद, तो आईटी का कंसर्न किससे है, संबंध किससे है? रिसीविंग, स्टोरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर दिस टास्क। कि आईटी का संबंध किससे है? कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना और दूसरों तक पहुंचाना, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। और इसमें इस प्रोसेस में किस चीज की हेल्प मिल रही है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो इसमें किसका रोल अहम हो जाता है? आईटी में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का रोल अहम हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आईटी को कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो पहले वर्ड जो यूज होता था इसको हम आईटी कहते थे। ठीक है, और इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती थी, तो इसलिए इसको हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, या हम इसको और किस नाम से जानते थे? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। ठीक है, अब आगे चलकर क्या चेंजेस आए इसमें कि नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज आल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? की यूज ऑफ टेलीफोन, मोबाइल, टैब, डिजिटल टीवी, रेडियो और इस तरह के तमाम जो गैजेट्स आज के टाइम में आ रहे हैं। तो नाउ इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये भी इसका एक पार्ट बन गया। तो पहले जहां पे हम बात करें, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा रहा था, स्टोर किया जा रहा था और उसको दूसरों तक एक्सचेंज किया जा रहा था। अब इसमें तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसका पार्ट बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसका एक पार्ट बन गया, तो इसका एक ब्रॉड टर्म जो है उसको हम क्या कहने लगे? आईसीटी। तो अब आईटी जो है, इसमें जब कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसमें जुड़ गया, तो इसको क्या कहा जाने लगा? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो आप समझ गए होंगे कि जो पुराना वर्ड जो था आईटी था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी इसमें जुड़ गया, और इसमें जब टेलीफोन, मोबाइल, टैब, रेडियो, डिजिटल टीवी, इस तरह की जो तमाम चीजें जब इसमें जुड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इसमें जुड़ गया, तो अब क्या नाम हो गया? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आईसीटी इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, क्रिएटिंग,
स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि जो भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स बताया कि टेलीफोन, मोबाइल, टैब, रेडियो, डिजिटल टीवी, कंप्यूटर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है उसको क्रिएट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, आगे, इट मेक्स मैसेजिंग मोर कन्वीनियंट, इजियर टू यूज एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, कि जो संदेश को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाता है, इसका उपयोग भी आसानी से कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आज अगर आप गूगल ट्रांसलेट पर अगर हम किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। किसी दुनिया में एक कोने में रहते हैं, आप मान लो अमेरिका में कहीं तूफान आया, ठीक है, वहां पे कुछ इस तरह की घटना घटी, इंडिया में रहने वाले लोग उसको कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में यहाँ तक लोगों को चीजें पता चल जाती है। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया में रहने वाले लोग भी, यहाँ के स्टूडेंट भी उसको इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मीन्स है इसके थ्रू उसको आराम से उस चीज को घर बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ठीक है, आर यूज फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि इसमें किन चीजों का यूज हो रहा है, इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन। ओके, आगे चलते हैं, मीन्स ऑफ आईसीटी। अब आईसीटी के साधन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो इसके साधन कौन से हैं, कंप्यूटर, टेलीफोन, स्मार्टफोन, डिजिटल टीवी, टैबलेट, रेडियो, ये सारी जो चीजें हैं ये आईसीटी के संसाधन है, साधन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी, कि आईसीटी का क्या महत्व। आईसीटी हैज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड, कि इसने पूरी दुनिया को जोड़ा है। एक समय ऐसा था कि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, हमें जो टेलीफोन, जो लैंडलाइन फोन था वो था। लेकिन आज के टाइम में देखो तो कोविड के बाद देखो तो जूम मीटिंग, दुनिया भर की इस तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ गए हैं। आप अपने मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी किसी भी एक जगह बैठकर बाकी दुनिया के साथ आप जुड़ सकते हो। अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी कोई कोर्स करा रही है ऑनलाइन, एक भारत में दिल्ली में रहने वाले लोग, यूपी में रहने वाले लोग, साउथ इंडिया में रहने वाले लोग उस कोर्स को आराम से उसको कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है अगर कैलिफोर्निया में चला गया है, कोई ब्रिटेन में रहता है, आप उससे इजिली आप वीडियो कॉल से आप इस तरह से बात कर सकते हो जैसे वो आपके सामने है। तो आईसीटी हैज कनेक्टेड द होल वर्ल्ड, इसने पूरी दुनिया को जोड़ा है। Information is being exchanged on a wide scale around the world through ICT, कि ICT ने के द्वारा विश्व भर में सूचना का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान हो रहा है। भारत में क्या हो रहा है अमेरिका के लोगों को आसानी से पता चल जाता है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, हमें आराम से पता चल जाता है। इंडिया का जो ये वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, दुबई में हो रहा है, हम घर बैठे बैठे उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा है आईसीटी के थ्रू हमें उसको आसानी से उसका पता चल रहा है। आईसीटी हैज वर्क टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आईसीटी ने सूचनाओं के आदान प्रदान को सुलभ बनाने का काम किया है। आईसीटी हैज मेड इट्स प्लेस इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि इसने सोसाइटी के हर हिस्से में अपनी जगह बना दी है। आज हम देखें, इसने हमारी लाइफ को इस तरह से आसान बनाया है कि एक समय बैंकों में हमें बैंक में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, आज घर बैठे बैठे हम बैंकिंग कर लेते हैं अपने मोबाइल से। आपको शॉपिंग करना है, आप आराम से घर बैठे, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दुनिया भर की इस तरह की शॉपिंग वेबसाइट है, आप उसको इस्तेमाल करें। घर बैठे बैठे आपके जो मतलब जो सामान है आपके घर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पैसे का ट्रांजैक्शन है, अब आपको जेब में पैसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना चोरी होने का डर है। आप मोबाइल है, आराम से जाइए किसी भी दुकान पे, आप पेटीएम कर दो, आप गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो। तो इस तरह से आईसीटी ने समाज के हर हिस्से में अपनी जगह बना दी है। ठीक है, और नाउ आईसीटी हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ, चाहे हेल्थ की बात करें, अगर हम रिलीजन की बात करें, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हर जगह एजुकेशन, हर जगह आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ एवरीवन इज यूजिंग आईसीटी इन सम फॉर्म, चाहे कोई टीवी के रूप में, चाहे मोबाइल के रूप में, चाहे कोई कंप्यूटर, चाहे टैब, चाहे रेडियो, हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में आज आईसीटी का यूज कर रहा है।
आईसीटी हैज मेड आवर डेली लाइफ एक्सेसिबल, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे शॉपिंग है, चाहे पेमेंट है, चाहे बैंकिंग है, आईसीटी ने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया। चाहे हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है, चाहे हमें क्लास देनी है, तो आईसीटी ने हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा सुलभ, एक्सेसिबल बना दिया। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसने हमारी जीवन की गुणवत्ता में ही मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हमारी लाइफ को बिल्कुल क्वालिटी वाली लाइफ बना दिया। ठीक है, अब इतना दौड़ धूप धक्के ये सब जरूरत नहीं है। मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर है, हम बिल्कुल इसमें बैठे हुए हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मतलब हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया है। आईसीटी रिड्यूसेस हैजार्ड, कि आईसीटी खतरों को कम करता है। कैसे? मान लो कहीं तूफान आने वाला है, कहीं सुनामी आने वाली है, कहीं बारिश होने वाली है, तो ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता चल जाती है। ठीक है, किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू। सैटेलाइट है, उनके थ्रू हमें ये चीजें हमें पहले ही पता चल जाती है। तो इससे क्या है कि हम जो भी आने वाला खतरा है उससे हम निपटने के पहले से ही हम उपाय करने लगते हैं। तो इट रिड्यूसेस हैजार्ड, कि ये खतरों को कम करता है। आईसीटी जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आईसीटी रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। आजकल अगर हम देखें तो जिस तरह से आईसीटी का जो टाइम है, तो इसी तरीके से हम कोई भी फील्ड देखें, चाहे एजुकेशन में देखें आईसीटी है, वो टीचर जो इस तरह के गैजेट्स का, कंप्यूटर का, इन चीजों का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आजकल देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, बीटेक है, बीसीए है, तो इस तरह के, चाहे इस तरह के कोर्स हो, हर फील्ड में आईसीटी की जरूरत है। तो इसने जो है आईसीटी जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि इसने रोजगार के अवसर को बढ़ा दिया है, क्योंकि हर फील्ड में इसका यूज हो रहा है। आईसीटी इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आईसीटी का काफी यूज हो रहा है। अब अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, आप चाहे हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका चेकअप होता है, आप चाहे एक्सरे हो रहा है, स्कैन हो रहा है, इस दुनिया भर की चीजें ये भी तो इसी के थ्रू हो रही है, आईसीटी की जो साधन है उसके थ्रू हो रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एरिया में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल थ्रू आईसीटी, की आईसीटी के थ्रू आप जो इंफॉर्मेशन है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, रीजनल लेवल, हर लेवल पे बहुत ही मतलब व्यापक स्तर पर जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो रही है। और इससे दुनिया में जो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, चाहे एजुकेशन के एरिया में, चाहे हेल्थ के सेक्टर में, कोई भी नया इन्वेंशन कर रहे हैं, तो दुनिया भर में लोगों को वो चीजें पता चल रही है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि कोविड टाइम में जो अलग अलग जो कंट्री हैं, उन्होंने इसकी जो मेडिसिन बनाई, जो अलग अलग प्रिकॉशंस बताए थे, तो ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो इसके मीन्स है, इसके थ्रू नई नई जो रिसर्च हो रही थी, नई नई जो बातें हो रही थी, पूरे दुनिया भर में लोगों को आराम से कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में पता चल जाती थी। आईसीटी इज द मेनस्टे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, कि आईसीटी किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार। अब हम आईसीटी की बात करते हैं एजुकेशन। ठीक है, कि आईसीटी किस तरह से एजुकेशन में हेल्प करता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी इज द लास्ट फ्यू इयर्स हैज कंप्लीटली चेंज आवर लाइफ, कि आईसीटी की जो डेवलपमेंट हुआ, इसने हमारी लाइफ को पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से बदल दिया है। ठीक है, और इसने जो टीचिंग लर्निंग का जो एक हम कहते हैं जो एक प्रोसेस चला आ रहा था, एक तरीका था, उसको भी पूरी तरीके से बदल के रख दिया आईसीटी ने, और टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया है। Today, there is a wealth of educational material and knowledge related to various subject on the internet, कि आज अगर हम देखते हैं इंटरनेट पर, तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, हमें इंटरनेट पर आराम से मिल जाती है। हमें कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता, हमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें इंटरनेट पर, गूगल पे मिल जाती है। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग हैज बिकम इजियर विद द यूज ऑफ वीडियो, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, ई बुक, सॉफ्टवेयर। तो आईसीटी के यूज ने क्या किया है कि एजुकेशन को और ज्यादा इजियर बना दिया है। और आईसीटी के जो सोर्सेस हैं, संसाधन है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, ई बुक है, सॉफ्टवेयर है। आजकल के टाइम में देखो तो बैजू, अन अकेडमी, किस तरह से तमाम जो मतलब एजुकेशन जो प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब इन चीजों ने हमारी जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको इजी फॉर्म में आईसीटी के थ्रू ही हम तक पहुंचा रहे हैं। तो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग और ज्यादा इजी हो गई।
With the help of ICT, it has become easy to understand the toughest subject. कि ICT की मदद से कठिन विषयों को समझना और आसान हो रखा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे मैथ्स के फॉर्मूला हो गए, उसको नए नए तरीके से बच्चों को बताया जा रहा है, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसको हमें बर्ड के बारे में बताना है या बटरफ्लाई है, उसका जो लाइफ सर्कल है, या अगर हमें बच्चों को बताना है कि किस तरह से जो रेन का जो साइकिल होता है, तो अब उसके लिए क्या है, आईसीटी के थ्रू तमाम सॉफ्टवेयर हैं, तमाम इस तरह के चीजें हैं, हम उसको एनिमेशन के थ्रू भी आप आराम से चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह के कठिन से कठिन चीजें भी आईसीटी के थ्रू आसानी से बच्चों को समझाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब आईसीटी का क्या और यूज हुआ है आज के टाइम में, तो हम देखते हैं कि हम घर बैठे बैठे, ठीक है, घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हम एग्जाम दे सकते हैं और ऑनलाइन डिग्री हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह कोई सेमिनार हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्कशॉप हो रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नॉलेज को हम और ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अब it is through ICT that the libraries of various school, college and universities have become online and the concept of digital library and e-book has taken a real form। कि अब देखते हैं किसी भी स्कूल की देखें, कॉलेज की देखें, यूनिवर्सिटी की देखें, सारी की सारी जो लाइब्रेरी है ऑनलाइन हो गई है। तो आप घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू आप उसको इजिली एक्सेस कर सकते हो और आपके एक ही मोबाइल में लाखों जो बुक्स हैं आपको इजिली अवेलेबल होंगी और आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको अलग अलग जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ई लर्निंग, ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन हैज बिकम पॉसिबल थ्रू आईसीटी, की आईसीटी के थ्रू ही तो डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है। इन दिस स्टूडेंट आर टेकिंग वर्चुअल क्लासेस विदाउट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, कि आईसीटी के थ्रू ये दूरस्थ शिक्षा, जो डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल हो पाई है। और अब जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, वो बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए अपना घर बैठे ही क्लास ले सकते हैं। Due to the development of ICT, various government and private educational institutions in India have started internet-based online educational program। आज के टाइम में देखें तो चाहे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अलग 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 तरह के जो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको आज हम इजिली घर बैठे बैठे इन जो प्रोग्राम्स है इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बात करो तो जो स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, उस पर तमाम तरह के हर फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स हैं, 3 मंथ के हैं, 6 मंथ के हैं, 1 ईयर के, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो और घर बैठे बैठे चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आज की हम बात करें, टुडे एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू मैनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल। ठीक है, एज ए रिजल्ट द इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स एजुकेशन हैज इंक्रीज। कि आज के टाइम में एजुकेशन में चाहे टीवी है, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, इन सब के थ्रू बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, जिससे बच्चों का एजुकेशन में इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा है। Due to ICT, today's the work and area of research has increased and research is being done in new areas। कि आईसीटी के कारण आज हम रिसर्च का जो एरिया है वो और ज्यादा बढ़ा है और नए नए जो रिसर्च होने लगे हैं और इनमें भी काफी हेल्प मिली है, और जो भी नए नए रिसर्च होते हैं वो उसको कम से कम समय में पूरे वर्ल्ड वाइड लोग उसके बारे में जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। नाउ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन, चाहे सीटेट है, चाहे नेट है, इस तरह के तमाम जो एग्जाम है आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं आईसीटी की हेल्प के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, एजुकेशन हैज नाउ बिकम इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इजी। कि आईसीटी की सहायता से अब शिक्षा प्रभावशाली, रोचक और सरल बन गई है। आईसीटी हैज एक्सेलरेट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कि आईसीटी ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण बहुत ही तीव्रता से किया है, कि एजुकेशन के थ्रू ही जो एजुकेशन जो है सब तक पहुंचने लगा है।
ठीक है, दूर दराज के एरिया में भी कोई बच्चा है तो मोबाइल के थ्रू, रेडियो के थ्रू चीजों को जान सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं आईसीटी के ड्रॉबैक्स की। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स में क्या क्या है, इसकी कमियां क्या क्या है। तो सबसे पहला है आईसीटी मटेरियल्स आर एक्सपेंसिव। चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, डिजिटल टीवी, सारी चीज जो आईसीटी का जो मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हर किसी के बजट में नहीं है। ठीक है, तो ये सामग्री बहुत महंगी होती है। इट इज यूज बाय मैनी पीपल टू फुलफिल देयर रॉन्ग इंटेंशन। कई बार इन ये जो चीजें हैं अच्छी तो बहुत है, लेकिन कई बार इन्हीं साधनों के द्वारा लोग जो है, हैकर्स जो है, गलत काम के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस साइबर क्राइम इज इंक्रीज। इसी के कारण जो साइबर क्राइम है बढ़ रहा है आज के टाइम में। नॉट एवरी वन हैज टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, कि तकनीकी समझ हर किसी के पास नहीं होती, तो इसलिए हर कोई इसको एक्सेस भी नहीं कर पाता। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। और आज के इस वीडियो में जैसे हमने बात की आईसीटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस की बात की, एजुकेशन में किस तरह से हेल्पफुल है, इसकी क्या कमियां हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में हमने बात की। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईयर 2020 आप कह सकते हो कि एक बदलाव का साल था। कोविड ने हमारे जीवन में काफी बदलाव लेकर आया। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, हर जगह आपको ये चेंज देखने को मिलता है। और इसी साल एक और जो चीज हुई, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन 2020 जो हुआ, इस साल आया। और इसमें क्या बात की गई कि किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर हमें एजुकेशन में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। 2020 से पहले तक ज़्यादातर जब हम क्लासेस की बात करें, पढ़ने पढ़ाने की बात करें, सब ऑफलाइन होता था। लेकिन 2020 के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। घर से बैठे बैठे पढ़ना है, घर से बैठे बैठे पढ़ाना है, घर से बैठे बैठे ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो इसी ईयर जब एनईपी 2020 आया, तो इसमें बात की गई कि किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की किस तरह से एजुकेशन में इनको इंटीग्रेट किया जाए। तो एनईपी 2020 में आईसीटी के इंटीग्रेशन को लेकर क्या क्या बातें की गई, ये सारी बातें हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे पहले जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं तो इसको अनाउंस कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को इसको अनाउंस किया गया। और दिस पॉलिसी proposes वेरियस रिफॉर्म्स इन स्कूल, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन की। इस पॉलिसी में चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, तो काफ़ी सारी रिफॉर्म्स की, काफ़ी सारे सुधारों की बात की गई। और इसका जो एक मेजर एरिया था वो क्या था? टेक्नोलॉजी की, किस तरह से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेशन या एकीकरण किया जाए। The policy emphasizes extensive use of technology in teaching learning। कि इस पॉलिसी में क्या कहा गया कि टेक्नोलॉजी का टीचिंग लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। तो उस यूज का फायदा क्या होगा? जो लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, उसको कम किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है? तो देखिए, पहले ऐसा था कि जब आप चाहे गूगल पे सर्च करने बैठो, अगर पहले की बात करें, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही कंटेंट मिलता था, सामान मिलता था, सामग्री जो भी कंटेंट है, लेकिन और सारी लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब इस पॉलिसी में बात की गई कि लैंग्वेज बैरियर को खत्म करना है, अगर लैंग्वेज बैरियर को खत्म नहीं किया जाएगा तो भारत जो है एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, अलग अलग स्टेट की लैंग्वेजेस है। तो यहाँ तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही होगी जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे ही अगर अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अगर हर किसी को तो इंग्लिश आती नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्टेट लैंग्वेज है, तो अगर सभी तक एजुकेशन को पहुंचना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना कि सबको अपनी अपनी भाषा में जो कंटेंट है, जो वीडियो है, सारा अवेलेबल हो जाए। जब वो गूगल पे सर्च करने के लिए बैठे तो अपनी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं, उनको कंटेंट मिल सकता है। तो लैंग्वेज की जो इस बैरियर को ख़त्म किया जाए। आज के डेट में आप देखते हैं,
चाहे आप मोबाइल लें, चाहे कंप्यूटर लें, चाहे आप गूगल पे सर्च करें, आप काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन आते हैं, आप अलग-अलग लैंग्वेज में चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जो कंटेंट है, ठीक है? वो भी आपको अलग-अलग जो लैंग्वेजेस में आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाता है। तो इस तरह से लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म किया जाए, इंक्रीज़ एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है? चाहे हम एजुकेशनल प्लानिंग की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, उसको भी बेहतर बनाना है। और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की, जो जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, तो टेक्नोलॉजी इस तरह से हो कि इसका जो है वो भी बच्चे इजीली यूज़ कर सकें, और वो भी बच्चे आराम से इसकी हेल्प से अपना जो लर्निंग है उसको कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, और अपनी जो एजुकेशन है कंप्लीट कर सकें। तो उसमें जो भी उनको सपोर्ट है, चाहे हम टूल्स की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है? तो ये सारी इन बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाओं की बात की गई, ताकि ये भी बच्चे बाकी सारे बच्चों के साथ-साथ ये भी बच्चे आराम से अपनी एजुकेशन को बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकें। फिर अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इसके क्या-क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो देखिए, पहला, टू इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, की टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन को इम्प्रूव करना है, उसको और बेहतर बनाना है, ठीक है? आजकल हम देखते हैं, चाहे हम टीचिंग की बात करें, लर्निंग लर्निंग की बात करें, स्टूडेंट के लिए, अब स्टूडेंट को सिर्फ टीचर के भरोसे या किसी लाइब्रेरी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर में बैठे-बैठे, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको दुनिया भर के कंटेंट मिल जाएँगे, यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो मिल जाएँगे। ठीक है, गूगल पे आपको जिस टॉपिक के बारे में डालोगे उसके बारे में सारी चीज़ें आ जाएँगी, अलग-अलग लैंग्वेजेस में आ जाएँगी। तो आपके लिए लर्निंग अच्छी हो गई है। टीचर्स के लिए हम देखते हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, ठीक है? चाहे अलग-अलग हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो टीचर्स के लिए भी काफ़ी ईज़ी हो गया है पढ़ाना, और स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी ईज़ी हो गया पढ़ना। और इवैल्यूएशन की बात करें, तो आज देखिए, जगह-जगह जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं, इवैल्यूएशन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है? ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, तो किसी तरह का हेर-फेर का कोई यहाँ पे संभावना नहीं है। एग्ज़ाम होते ही 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट तुरंत भी आ जाता है। पहले लेट होता था, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो चीज़ें जो है रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है, और यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है? तो टू इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, एंड टू सपोर्ट टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की शिक्षक की तैयारी, टीचर जो है, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर कराना, ठीक है? उनको ये प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पे काम करना, ताकि आज के हिसाब से जो स्किल टीचर को सीखनी चाहिए, उनको सिखाया जा सके। तो इस तरह से टू सपोर्ट टीचर प्रिपरेशन है, उनके प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट पे काम करना, टू एनहांस एजुकेशनल एक्सेस, की एजुकेशन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच बनाना। देखिए, आजकल मोबाइल हर किसी के हाथों में होता है, चाहे कोई गाँव में हो, चाहे कोई शहर में हो, ठीक है? तो अगर इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएँ, इस तरह से ऐप डेवलप किया जाए, ताकि आप घर में बैठे-बैठे अपने मोबाइल से ही आप पढ़ सकते हैं। दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेकर आप ऑनलाइन घर बैठे-बैठे कोर्स करके डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या कहा गया कि टू एनहांस एजुकेशनल एक्सेस, की शैक्षिक जो पहुँच है, सब तक बढ़ाना। टू स्ट्रीम एजुकेशनल प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, की शैक्षिक योजना, प्रबंधन और प्रशासन को क्या करना? सुव्यवस्थित करना। टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, इस पे हम बात कर चुके हैं। टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, की विकलांग जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन तक भी पहुंच प्रदान करना। चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें भी जो इन बच्चों के लिए जो आवश्यक जो टूल्स होने चाहिए, ठीक है, वो भी मतलब हो, ताकि जब बच्चा स्कूल में जाए तो वो भी पढ़ सके, वो भी चीज़ें सीख सके, सिर्फ बैठा ना रहे, ठीक है। और चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे कंप्यूटर की बात करें, अगर काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होगी, तो ये बच्चे भी इसको आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। टू प्रमोट रिसर्च इनटू न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे हम आज के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, एआई की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, तो इन तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें जो रिसर्च है उसको और बढ़ावा देना, ठीक है। टू इवेल्युएट द रिलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बिफोर इट्स यूज एंड इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, की टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में इंटीग्रेट करने से पहले, ये नहीं कि कोई भी टेक्नोलॉजी है आप उसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने से पहले उसका इवेल्युएशन करना है कि क्या एजुकेशन के लिए वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको भी, जो भी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको भी क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना। तो ये तो इसके पर्पस थे। अब हम बात करते हैं वेज टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, की शिक्षा में तकनीकी को अब एकीकृत करने के क्या तरीके हैं, इसको भी जान लेते हैं। कि
शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाए? शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक जो सॉफ्टवेयर हैं, उसको डेवलप किया जाए, उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है? टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो टीचर्स के लिए भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएँ, जिससे टीचर जिसकी हेल्प से बच्चों को आराम से पढ़ा ले, बच्चों का आराम से इवैल्यूएशन कर सके, बच्चों को ईज़िली कंटेंट जो है अवेलेबल करवा सके। और स्टूडेंट के लिए भी होने चाहिए कि स्टूडेंट जो है आराम से कर सकें कि जो भी उनको कंटेंट है, जो मटेरियल है, आराम से वो बच्चों को मिल सके। ठीक है? तो इस तरह से क्या किया जाए कि सॉफ्टवेयर टीचर्स के लिए भी डेवलप किए जाएँ, स्टूडेंट के लिए भी डेवलप किए जाएँ और इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो टीचिंग, लर्निंग और इवैल्यूएशन है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको क्या बनाया जाए, इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि सबके लिए ईज़ी रहे। इसके अलावा ऑल दिस सॉफ्टवेयर और जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएँ ना, सिर्फ़ एक भाषा में नहीं किए जाएँ। जो भी भारत की जो मेजर लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? जो 22 लैंग्वेजेज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अप्रूवल मिली है, सभी भाषा में डेवलप होने चाहिए ताकि जब हम बात करते हैं ना, दूर रहने वाले बच्चे भी, जो विलेजेस में रहने वाले बच्चे भी इसको एक्सेस कर सकें, तो एक्सेस कब कर सकेंगे? जब उनकी लैंग्वेज में उनको कंटेंट मिलेगा। दिस सॉफ्टवेयर विल बी अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट एंड यूजर्स लिविंग इवन इन रिमोट एरिया, की जो दूर के बच्चे भी हैं, ठीक है, उन तक भी ये आराम से एक्सेस वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डेवलप किए जाएं। इसके अलावा सभी राज्यों में तथा एनसीईआरटी की बात करें, सीआईटी की बात करें, सीबीएसई की बात करें या एनआईओएस की बात करें या जो और भी इस तरह के जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, इन सभी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधी ई कंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाएं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जैसे आपके मूक कोर्स भी हैं, तो आप दीक्षा से या स्वयं से इन प्लेटफॉर्म से अपने कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, चाहे अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सीआईटी हो, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, इस सारे के सारे जो कंटेंट है और सभी भाषाओं में एक क्या करें, एक प्लेटफ़ॉर्म दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, वहाँ पर ये सारे के सारे जो कंटेंट है वहाँ पे अपलोड करें, ठीक है? और इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जो सीआईटी है, तो देखिए एनसीईआरटी में ही एक अलग से इंस्टीट्यूशन है सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इसका काम क्या है, जो सीआईटी, इसका काम है कि पूरे भारत में अलग-अलग स्टेट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको टेक्निकल एडवाइस देना, ठीक है? तो जो इंस्टीट्यूट है सीआईटी विल बी स्ट्रेंथेंड टू प्रमोट एंड डिसेमिनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेजर की शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संबंधित उपायों के संवर्धन और प्रसार हेतु सीआईटी को और मजबूत बनाया जाए ताकि ये और बेहतर तरीके से अपना काम कर सके। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। सुटेबल टूल्स विल बी मेड अवेलेबल टू टीचर्स इन स्कूल सो दैट टीचर कैन अप्रोप्रिएटली इनकॉर्पोरेट ई कंटेंट इन देयर टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। कि देखिए, जब हम बात करें कि टीचर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं, स्टूडेंट के लिए किए जाएं, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं तो टीचर इसको यूज कैसे करेगा? ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने के लिए बात करें, तो स्कूल में जब चाहे कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, टैब की बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तभी तो टीचर इसको ईज़िली यूज़ कर सकेगा, अपनी टीचिंग में इसको इंटीग्रेट कर सकेगा, उसका यूज़ कर सकेगा। तो यहाँ पर है कि जो भी टूल्स हैं, ठीक है, जो भी आवश्यक उपकरण है, वो टीचर्स को भी अवेलेबल करवाए जाएँ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म दीक्षा स्वयं की बात करें, यहाँ से आप मूक कोर्स भी कर रहे हैं, विल बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन। की चाहे हम दीक्षा की बात करें, स्वयं की बात करें, संपूर्ण विद्यालय और जो हायर एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज है, वहाँ पर इसको क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। और साथ ही साथ, ठीक है, इन पर जो भी इन प्लेटफॉर्म पे जो भी अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, उनमें आपको जो भी ऑनलाइन जो कंटेंट मिलता है या जो वीडियोस मिलते हैं, तो जो भी कोर्स कर रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि जो भी कोर्स है आप उसको रिव्यू दे सकें, आप उसको रेटिंग दे सकें। इससे क्या होगा, जो कंटेंट डेवलपर्स हैं ना, कैन क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, की उन पर एक प्रेशर होगा कि अच्छे कंटेंट डालें। इसके अलावा हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एक फोरम है, ठीक है। काम क्या है इसका, तो देखिए नाम से ही पता चला, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो जब हम टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की बात करें तो इसी से रिलेटेड होगा, तो क्या होगा इसको भी देख लेते हैं।
NETF विल बी क्रिएटेड एज एन ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, ऑटोनोमस है कि इस पे ये अपना काम अब खुद से कर सके। ठीक है, बॉडी टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग टीचिंग, इवेल्युएशन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर की विद्यालय एवं उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में, चाहे हम टीचिंग की बात करें, हम इवेल्युएशन की बात करें, प्लानिंग की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए। तो चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, टीचिंग की बात करें, इवेल्युएशन की बात करें, ठीक है, तो उनको बेहतर बनाने के लिए हम NETF एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा, इस तरह का मंच होगा जहाँ पे सब जो एक्सपर्ट्स होंगे विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, किस तरह से टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से इवेल्युएशन को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पर जहाँ पे सब अपनी अपनी बातें कर सकें, एक्सपर्ट इकट्ठा हों, और ताकि मतलब हमारी जो टीचिंग लर्निंग है उसको और बेहतर बनाया जा सके, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सके। तो ऐसे में एक प्लेटफॉर्म के रूप में NETF को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। इसके अलावा जब हम नेशनल रिसर्च फोरम की बात करते हैं, NRF, ठीक है, नेशनल रिसर्च फोरम, द NRF अलोंग विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन will promote application based research in the field of AI, artificial intelligence, for creation of online teaching material and courses। कि जब हम NRF की बात करते हैं तो NRF किसके साथ मिलकर काम करे, जो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इनके साथ मिलकर काम करे। चाहे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कॉलेजेस की हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो नेशनल रिसर्च फोरम इनके साथ मिलकर काम करे ताकि प्रमोट एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च की एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च कर सके इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में रिसर्च कर सके। किस लिए कर सके, फॉर क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल एंड कोर्सेज की ऑनलाइन टीचिंग, चाहे मटेरियल की बात करें, कोर्सेज की बात करें, उसको क्रिएट करने के लिए NRF और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलकर साथ में काम कर सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बात की कि NEP 2020 में किस तरह से ICT को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने की बात की गई, क्या क्या पॉइंट्स बताए गए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 2012 में ICT पर एक नेशनल पॉलिसी आई थी जिसको हम कहते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन ICT इन स्कूल एजुकेशन, कि ICT को स्कूल एजुकेशन में किस तरह से शामिल किया जाए, किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए। और आप बीएड में जो ICT एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसकी भी जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी 2012 से हुई थी। तो इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें की गई। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस पॉलिसी के जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उसकी बात करते हैं। क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ कोलेबोरेशन, कोऑपरेशन एंड शेयरिंग की सहभागिता, सहयोग और साझेदारी का एक माहौल बनाना। प्रमोट यूनिवर्सल, इक्विटेबल, ओपन एंड फ्री एक्सेस टू ICT रिसोर्सेज फॉर ऑल, सभी के लिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क ऑफ टीचर, रिसोर्स पर्सन एंड स्कूल। रिसोर्स पर्सन आप एक्सपर्ट भी कह सकते हो, कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना थ्रू ICT, किसके किसके बीच में, टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, रिसोर्स पर्सन एंड स्कूल। प्रमोट रिसर्च, इवैल्यूएशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन ICT, की ICT में रिसर्च, इवैल्यूएशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, इनको बढ़ावा देना। और प्रमोट अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, की ICT की आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा देना। आलोचनात्मक समझ की जब हम बात करते हैं, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि ICT के क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसके एम्स थे। अब अगर हम इस पॉलिसी की बात करेंगे, ICT इन स्कूल एजुकेशन, तो मेन किन किन पॉइंट्स पर बात किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले चैलेंजेस एंड इशू, कि ICT है, इसको स्कूल एजुकेशन में जब लाया जाए तो उस टाइम तक क्या क्या चैलेंजेस हैं थे। ठीक है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। फिर सेकेंड जो बात की गई, ICT लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट,
ठीक है, कि आईसीटी साक्षरता और योग्यता में वृद्धि। फिर आईसीटी इनेबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इलेक्टिव कोर्स एट हायर सेकेंडरी लेवल, आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, आईसीटी फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो ये पॉइंट थे, तो एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लेना कि इस पॉलिसी में किन किन पॉइंट्स पर बात की गई थी। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे चैलेंजेस एंड इशू, तो उस टाइम जब ये पॉलिसी आई तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस और इशू जो थे उसको सामना करना पड़ता उस टाइम। चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग अल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन, तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि डेवलपिंग अल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रेडिशनल एक जो सिस्टम था एजुकेशन में चला आ रहा था। अब अल्टरनेट मोड क्या है कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में, ठीक है, स्कूल में उसको इंटीग्रेट करना था, उसको शामिल करना था। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसका। रीज़न ये था कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट आईसीटी रिसोर्सेज, की आईसीटी रिसोर्स के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो था वो बोर्ड के थ्रू था, वो चार्ट पेपर के थ्रू था। तो टीचर्स की बात करें, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, शिक्षक क्षमता निर्माण, तो टीचर्स की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी को लेके इतनी ज़्यादा फेमिलियर टीचर नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नीड टू डिजिटाइज एंड मेक अवेलेबल एजुकेशन रिसोर्सेज, की शैक्षिक संसाधनों को डिजिटल बनाने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता, कि जो भी एजुकेशनल रिसोर्स हैं, चाहे हम बुक की बात करते हैं। देखिए, आप आज की डेट में अगर आपको एनसीईआरटी की कोई बुक चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, तो तुरंत आप मोबाइल पे टाइप करते हैं, उसका पीडीएफ आ जाता है, या ई पाठशाला है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम इस तरह से चीज़ें नहीं थी। तो उस टाइम एक चैलेंज था कि नीड टू डिजिटलाइज जो भी स्कूल एजुकेशन है, जो भी सारी बुक्स हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक, इनको डिजिटलाइज करना है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे होगा। फिर लैक ऑफ प्रिंट रिसोर्सेज एज वेल एज वेब कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, की सारे के सारे, जब हम नेट की बात करते थे, गूगल की बात करते थे, तो सब के सब ज़्यादातर जो उस टाइम मटेरियल थे सारे इंग्लिश में आते थे। तो एक भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो भी इस तरह के प्रिंट मटेरियल हैं, ठीक है, वेब कंटेंट है, उनको इंडियन लैंग्वेज में लाना। तो ये एक इस पॉलिसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आईसीटी लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट, की आईसीटी साक्षरता और योग्यता में वृद्धि किस तरह से की जाए जब हम इसको स्कूल एजुकेशन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी की योग्यता के 3 स्तर थे। सबसे पहला क्या था, बेसिक, जब स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को, चाहे हम टीचर की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, जब उनको कंप्यूटर सिखाया जाए स्कूल में, तो सबसे पहला जो स्टेज था बेसिक। जब आप सभी कंप्यूटर सीखते होंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक में आप क्या सीखते हैं, बेसिक में आप कंप्यूटर को स्टार्ट करना सीखते हैं, आप वर्ड के बारे में सीखते हैं, आप पेंट के बारे में सीखते हैं। तो मतलब बेसिक, स्टार्टिंग बेसिक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा क्रिएट एंड मैनेज कंटेंट बनाना। ठीक है, और लास्ट में जो एडवांस लेवल जो है, यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू इनहेंस ऑन लर्निंग। ठीक है, कि खुद से कंटेंट को डेवलप करना, खुद से बनाना। तो इस तरह से आईसीटी के इन्होंने 3 लेवल इस पॉलिसी में रखे गए थे। सबसे पहला बेसिक, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट, और उसके बाद तीसरा था एडवांस। ठीक है, चलो लेवल तो रख दिए, लेकिन उसके हिसाब से फिर करिकुलम भी बताया गया कि सबसे पहला है प्रोग्राम ऑफ आईसीटी लिटरेसी इन ऑल सेकेंडरी स्कूल, कि जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं, ठीक है, जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं सभी में आईसी लिटरेसी इन ऑल स्कूल, कि सभी में आईसीटी जो है सिखाया जाएगा बच्चों को। सेकंड है अ मॉडल करिकुलम, इसके लिए करिकुलम भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, कि करिकुलम मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। 3 जो लेवल थे उसके हिसाब से किस लेवल पे क्या पढ़ाया जाए, क्या सिखाया जाए, उसी के हिसाब से कोर्स मटेरियल। ठीक है, और आईसीटी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इन स्कूल, की स्कूल में आईसीटी को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा हर स्कूल में, ठीक है, आईसीटी कोऑर्डिनेटर इन स्कूल, की स्कूल में एक आईसीटी कोऑर्डिनेटर भी होगा जो ये सारी चीजें देखेगा, इसको मॉनिटर करेगा। और ऑल टीचर्स टू बिकम एडवांस यूजर्स ऑफ आईसीटी, की सभी जो टीचर्स हैं आईसीटी के उन्नत उपयोग करता, तो इसके लिए उनको भी सिखाया जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस सारी की सारी जो बात थी इसमें
कही गई थी, आईसीटी लिटरेसी एंड कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट। तो जब ये पॉइंट आएगा तो इसमें क्या है कि किस तरह से आईसीटी लिटरेसी, तो मतलब बेसिक, एडवांस, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो जब भी कोई कोर्स डेवलप होता है, पहले तो क्या होगा कि स्कूल्स में उस कोर्स को लाया जाए, सेकंड उसका करिकुलम बनाया जाए, फिर कोर्स मटेरियल बनाया जाए, एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको मॉनिटर करने के लिए कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, ठीक है। और सिखाएगा कौन? टीचर सिखाएगा, ठीक है। आईसीटी की बात करें तो ये है कि बस बच्चों को, टीचर्स भी टाइम के हिसाब से उनको भी ये चीज़ आनी चाहिए, तो इसलिए उनको भी जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग होते हैं या प्री सर्विस हैं, तो उसके थ्रू उनको भी ये चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीटी इनेबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो इसके लिए क्या चीजें की जाए? अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड रिसोर्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और संसाधनों का इस्तेमाल। स्कूल में इस तरह से जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं, ठीक है, अलग अलग संसाधन है, वो अवेलेबल करवाए जाए, तभी तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्सेज, की जो टीचर्स हैं, जब अब इस पॉलिसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या था कि जो भी कंटेंट है सबको डिजिटलाइज करना है, तो इन चीज़ों में टीचर्स को पार्टिसिपेट करना, ठीक है। टीचर टू पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड रिसोर्स, की जो डिजिटल कंटेंट है, कौन कौन से जो कंटेंट है, किन किन को डिजिटलाइज करना है, रिसोर्सिस, तो इसमें एक एक्सपर्ट का जो भी पैनल बनेगा, तो उसमें टीचर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। तो टीचर्स में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ टीचर को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपना खुद का डिजिटल जो कंटेंट है वो अपना तैयार करे, ठीक है। इसके अलावा रिलेवेंट एक्टिविटीज टू बी प्लान, तो अब इसके लिए टीचर जो है सेलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे डिजिटल कंटेंट को, या अपने कंटेंट को बनाएंगे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? रिलेवेंट एक्टिविटीज टू बी प्लान, की एक उससे संबंधित एक्टिविटी को प्लान किया जाए। और साथ ही साथ कंप्यूटर लैब्स एंड क्लासरूम इक्विप विथ आईसीटी, की जो क्लासरूम है, चाहे हम कंप्यूटर लैब की बात कर रहे हैं, उसको भी जो आईसीटी रिसोर्सेज है उससे सुसज्जित किया जाए, इक्विप किया जाए। फिर हम अगर हम बात करें इलेक्टिव कोर्सेज एट हायर सेकेंडरी लेवल, जब कोर्स की बात की तो अब इलेक्टिव कोर्सेज, तो सबसे पहला क्या है कि लॉन्चिंग कोर्स ऑफ आईसीटी फॉर द हायर सेकेंडरी स्टेज। हायर सेकेंडरी स्टेज की मतलब 11 12th में आईसीटी कोर्स, ठीक है, उसको शुरू किया जाए। तो उसके लिए कोर्स मॉड्यूलर इन डिजाइन, ठीक है, कि कोर्स मॉड्यूलर को डिजाइन किया जाए। कोर्स मॉड्यूलर क्या है? एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि एक तरह का बुकलेट है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज होंगे, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें से कोर्सेज सेलेक्ट करके कर सकते हैं, और उनको सिखाने के लिए एक पीजीटी टीचर भी अपॉइंट किया जाए, और लैब में आईसीटी लैब अटेंडेंट या जो असिस्टेंट है वो भी अपॉइंट किया जाए। तो इस तरह से बच्चों को स्कूल में आईसीटी की जो है थ्रू करिकुलम, ठीक है, उनको ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, उनको ये बताई जा सकती हैं। फिर आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट, की कौशल विकास के लिए आईसीटी, तो जॉब ओरिएंटेड मॉड्यूलर कोर्सेज दैट विल बी फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, कि देखो टाइम के हिसाब से जो भी जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है, ठीक है, उनको क्या किया जाए? अपडेट किया जाए। अब जैसे अगर हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स है इस फील्ड में कैसी है, जैसे हम कहते हैं ना, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, इस तरह के जो कोर्सेज हैं, ठीक है, इस तरह के कोर्सेज को लॉन्च किया जाए, और टाइम के हिसाब से, ठीक है, नए नए कोर्सेज को लॉन्च किया जाए जिसकी सोसाइटी को नीड हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाए, चाहे लर्निंग की बात करें, चाहे हम टीचिंग की बात करें, आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाए। ओपन लर्निंग सिस्टम का मतलब है कि जब इस तरह के कोर्सेज बनाए जाए, लॉन्च किया जाए, तो उसमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो कि सिर्फ यही बच्चे कर सकते हो, सभी बच्चों के लिए हो, ठीक है। जब भी हम ओपन लर्निंग की बात करते हैं, तो ओपन लर्निंग का ही मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए खुला है, कोई भी उसमें जाकर एडमिशन ले सकता है, उसको सीख सकता है। और फिर ऑन डिमांड इवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन, तो बच्चा जब उस कोर्स को कंप्लीट कर ले, तो ऑन डिमांड, जैसे इग्नू में भी यही चीज होती है कि जब आप अपने कोर्स को करते हैं, ठीक है, तो
आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और फिर आप उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देनी होती है, लेकिन फिर इग्नू क्या करता है, आप उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम शेड्यूल करता है, आप एग्ज़ाम देते हो, आपको फिर सर्टिफिकेट और ये चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर भी ये बात की गई है ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, तो ऑन डिमांड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो जब आईसीटी फॉर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, जब हम स्किल की बात करते हैं तो जॉब ओरिएंटेड यहाँ पे ट्रेनिंग की बात आती है, तो जॉब ओरिएंटेड मॉड्यूलर कोर्सेज, ठीक है, वो चलाए जाए टाइम के हिसाब से और उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए। और जो भी ये कोर्सेज बच्चों को सिखाया जाए, चलाया जाए, आईसीटी को इंटीग्रेट करके, जैसे मैंने कहा आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं, चाहे डाटा एंट्री की बात करें, चाहे हम अकाउंटिंग की बात करें, तो आईसीटी को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन हो और ऑन डिमांड इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था हो। फिर हम बात करते हैं आईसीटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, जो स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो उनके लिए आईसीटी, तो देखिए उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के जितने भी स्कूल या क्लासरूम की बात करें ना, तो अगर रिसोर्सेज से पूरा वो लेस होंगे तो फिर क्या होगा, बच्चे आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, यूज आईसीटी फॉर इंक्लूजन की, एजुकेशन में आईसीटी को इंटीग्रेट किया जाए। फिर आईसीटी सॉफ्टवेयर एंड टूल्स की, देखिए जब इस तरह के बच्चे होते हैं, चाहे हम ब्रेल लिपि की बात करें, ठीक है, चाहे हम डिजिटल बोर्ड की बात करें, तो इस तरह से क्या है कि आईसीटी सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, ताकि इन बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सके, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो इसलिए जितने भी इस तरह के जो बच्चों की नीड के हिसाब से जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, उनको भी मतलब लाया जाए, ताकि उस हिसाब से उसके साथ बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन की, अब अगर इस तरह के बच्चों को, स्पेशल बच्चों को सिखाना है, तो उसके लिए टीचर्स को भी तो उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा, तो उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम चलाया जाए, ताकि वो खुद को, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है, उनके लिए, उनको सिखाने के लिए वो तैयार कर सके। इसके अलावा कंफर्मेशन टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी की, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, इनके लिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो उसका फॉलो किया जाए और उसी हिसाब से क्लासरूम को और स्कूल को तैयार किया जाए। फिर आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, तो देखिए अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, तो आप सबको पता होगा ओपन एंड डिस्टेंस क्या होता है। तो बहुत बार आपने देखा होगा स्कूल में भी ऐसे होता है कि बच्चा 6 क्लास 7th क्लास पढ़ा, 8 क्लास पढ़ा, फिर अपनी एजुकेशन छोड़ देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे में आईसीटी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, इस तरह के जो प्रोग्राम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के, क्योंकि ये भी बच्चों को मौका देता है कि जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो अपनी एजुकेशन को फिर से स्टार्ट कर सके। तो प्रेजेंट ओपन स्कूल सिस्टम टू बी स्ट्रेंथन, कि ओपन स्कूल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत बनाया जाए। कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, एक्सेस एंड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस टू बी एम्फेसाइज की, पहुंच और विद्यार्थी सहायता सेवाओं पर जोर दिया जाए। तो देखो किस तरह से पहुंच, जब हम यहाँ पे हम एक्सेस की बात करते हैं, तो जितनी भी आज की डेट में देखिए, चाहे आप इग्नू से कर रहे हैं, चाहे आप डीयू से, कहाँ जहीं जहाँ से भी ओपन कर रहे हैं, और स्कूल की भी बात हम कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो कंटेंट है आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है, आपको वीडियोस मिल जाती है, आपको कंटेंट मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसमें कहा गया कि एक्सेस एंड स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, तो इसमें क्या किया जाए कि जो भी कंटेंट है, चाहे उसको वीडियो फॉर्म में, चाहे उसको डिजिटलाइज फॉर्म में, उसको तैयार किया जाए, ताकि बच्चा इजीली उसको एक्सेस कर सके, और आराम से जो भी चीज़ें हैं, कंटेंट है, उसको अवेलेबल हो सके, बच्चा ठीक से पढ़ सके, उसको अच्छा कंटेंट मिल सके। इसके अलावा ऑल सर्विस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू बी ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन की, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम आप इग्नू में अगर एडमिशन लेते, तो आपको सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन करनी पड़ती थी, ठीक है, आईपी में एडमिशन लेना होता था, तो सारी चीज़ें ऑफलाइन करनी पड़ती थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देखिए इसके बाद से सारी चीज़ें आप घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से सारा, चाहे अ, बात करें फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ऑनलाइन हो गई। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में भी इसमें कहा गया कि सारी चीज़ें ओपन डिस्टेंस से रिलेटेड सब चीज़ें ऑनलाइन हो, चाहे एडमिशन की बात करें, चाहे आई कार्ड की बात करें, चाहे क्लासेस की बात करें, चाहे कंटेंट की बात करें, ठीक है। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटरिंग सिस्टम की, परामर्श प्रणाली की भी उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कोई डाउट हो तो जो भी वो मेंटोर हो उनसे बात कर सके, उनसे जुड़ सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, कही गई।
उसके बाद जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, देखिए प्री सर्विस का मतलब है सर्विस से पहले, जॉब से पहले। जैसे आप सब हैं, अभी आप जो बीएड कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, प्री सर्विस, क्योंकि अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं। और कोई जॉब करते करते इस तरह का कोर्स करता है तो उसको कहते हैं इन सर्विस, तो आपके साथ जुड़ा होगा प्री सर्विस। तो आईसीटी इन देयर प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनके टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईसीटी को शामिल किया जाए। तो 2012 में पॉलिसी आई थी, और 2012 में ही क्या हुआ कि बीएड और इस तरह के कोर्सेज में आईसीटी को जोड़ दिया गया एक सब्जेक्ट के रूप में। एनसीटी विल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विल प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट करिकुलम। तो उसके बाद एनसीटी ने भी इससे रिलेटेड जो करिकुलम है वो तैयार कर दिया था। उसके बाद अगर हम इन सर्विस की बात करें तो इन सर्विस का मतलब है जो ऑलरेडी टीचर जॉब कर रहे हैं और अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इस तरह के जो कोर्स करते हैं, तो उनके लिए इंडक्टिंग ट्रेनिंग एज वेल रिफ्रेशर कोर्सेज की रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाएं, ठीक है, ताकि वो अपनी आपको जो अपनी कैपेसिटी है, जो अपनी स्किल है, ठीक है, टाइम के हिसाब से उसको फिर से डेवलप कर सके, नई चीज़ों को जान सके। ट्रेनिंग इन आईसीटी विल बी इंटीग्रेटेड विद जर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो जर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, उसको आईसीटी की मदद से सिखाया जाए, बताया जाए। और इसके अलावा टीचर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट की, जो डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट है उसमें भी टीचर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो इस तरह से इन सर्विस टीचर जो है उनके लिए बात की गई कि उनको किस तरह से आईसीटी से फेमिलियर किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अगर स्कूल हेड्स की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो इनके लिए भी इस तरह के प्रोग्राम चलाई जाए। और they will also be trained in process leading to automation of administration management and monitoring of the school system, कि उन्हें विद्यालय की जो प्रणाली है, चाहे हम प्रशासन की बात करें, प्रबंधन की बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें, तो किस तरह से आईसीटी के यूज से अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, स्कूल को ठीक से देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो उनके लिए भी इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाएं। और अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और द लाइब्रेरी विल बी ऑटोमेटेड फैसिलिटेटिंग एक्सेस की स्टूडेंट मतलब इस तरह से हो कि अपना इजीली स्टूडेंट एक्सेस कर सकें चीज़ों को। और टू सर्च, कोलेक्ट एंड कैटेगराइज डिजिटल रिसोर्सेज की, डिजिटल जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह से लाइब्रेरी को भी मतलब ई लाइब्रेरी जो है करना चाहिए, जैसे डेलनेट और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से इन्होंने बात की कि लाइब्रेरी को भी इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए ताकि बच्चा इजीली उसको एक्सेस कर सके। तो इस तरह से नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी जो स्कूल एजुकेशन पे आई थी, इसमें ये सारी बातें की गई। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इंटरनेट नहीं होता तो इस टाइम ना मैं आपको कुछ बता पा रहा होता, ना ही आप कुछ सुन पा रहे होते। आप भी अपनी घर में बुक्स देखते रहते, सर्च करते रहते, तो आपके लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट की बात करेंगे कि इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेट की बात करें एज अ लर्निंग रिसोर्स की, तो इंटरनेट आधुनिक समय की सबसे उपयोगी तकनीक है जो न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी हमारी मदद करती है। तो देखिए, आज के अगर टाइम की बात करें, इंटरनेट ना हो तो लाइफ बिल्कुल रुक जाएगी। चाहे अब दोस्तों से बात करना हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, चाहे बैंकिंग करनी हो, ठीक है, कोई भी काम आपको करना है तो हर चीज़ फ़ोन से होती है। और जब स्मार्टफ़ोन की बात करते हैं ना, तो स्मार्टफ़ोन स्मार्ट तब होता है जब उसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ होती है। तो इंटरनेट प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन एजुकेशन, की शिक्षा में इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेट ही तो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप कठिन से कठिन जो टॉपिक होता है ना, उसको भी आप गूगल पे सर्च करके, मान लो कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा, बुक ने देखी, आपको आपको समझ में नहीं आया, आपने इंटरनेट पे तुरंत ओपन किया, ठीक है, तो आपको बीसों रिसोर्स मिल जाएंगे जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, आप उसको देखिए। तो इसका उपयोग व्यापक रूप से जानकारी इकट्ठा करने और अनुसंधान करने या विभिन्न विषयों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट का तो हम हमारी जो लाइफ है, हर चीज़ में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो,
ठीक है, चाहे आप कुछ सर्च कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग कर रहे हो, या आप कुछ खाने के लिए मंगा रहे हो, हर जगह इंटरनेट का आज हम देखते हैं प्रयोग होता है। और एजुकेशन में टीचर पढ़ाने के लिए करता है, कंटेंट को ढूंढने के लिए करता है कि किस तरह से मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊंगा। और स्टूडेंट हैं वो इंटरनेट से जो है कंटेंट सर्च करते हैं। तो अब इंटरनेट ने स्टूडेंट को इस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया कि अब उनको बुक्स की ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, उनको टीचर के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। अपना आराम से फ़ोन से तुरंत चीज़ों को एक्सेस करके ढूंढ सकते हैं और नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दुनिया में, इस आधुनिक युग में हर कोई अपने प्रश्नों, समस्याओं और शंकाओं के लिए गूगल को प्राथमिकता देता है। कुछ भी चाहिए, कुछ भी ढूंढना है, आप तुरंत गूगल पे आपने सर्च किया, आपको पता चल गया। तो चाहे हम गूगल की बात करें, याहू की बात करें, इस तरह के जो ये सर्च इंजन है, ठीक है, ये हमारी सबसे पहली पसंद है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड में हमें दुनिया भर की जानकारी, दुनिया भर की फोटो, दुनिया भर की वीडियो कुछ ही सेकंड में हमारे सामने आ जाती है। इट कंटेन्स अ वेल्थ ऑफ नॉलेज दैट कैन बी सर्च एट एनी टाइम, की इसमें ज्ञान का भंडार है जिसे किसी भी समय खोजा जा सकता है। इंटरनेट ने टेक्नोलॉजी, संचार या ऑनलाइन मनोरंजन की बात करें उसको बेहतरीन बना दिया है। ठीक है, आज आप इंटरनेट की मदद से सारे जो कोई भी आपको मूवी देखनी होती है, ठीक है, आप तुरंत अपने तुरंत फ़ोन को ओपन करते हैं और उसमें आप उस मूवी को सर्च करते हैं और आप मूवी को देखते हैं। तो इसने अगर देखें हमारी लाइफ को किस तरह से इजी बना दिया है। ठीक है, हमारी सोशल लाइफ भी हो गई है, हमारी एजुकेशन लाइफ भी बहुत इजी हो गई है, और साथ ही साथ एक इंटरनेट का भी बहुत बड़ा सोर्स ये है। आज दुनिया में यह एक शक्तिशाली उपकरण भी बन गया जिसे हर कोई पसंद करता है। हर किसी को किसी ना किसी काम के लिए इंटरनेट की जो जरूरत पड़ती है, इस टाइम मुझे जरूरत पड़ रही है तो आपको भी जरूरत पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करें, आप सबकी बात करें, तो देखिए, चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे आप परीक्षा परिणाम की बात करो, ठीक है, और करिकुलम आप सर्च कर रहे हैं बुक, ठीक है, एग्ज़ाम तो बीच में देखा ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो भी नेट के ऊपर ही बेस होते हैं। और इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया तो वो भी चेक करना है, तो इंटरनेट चाहिए आपको। ठीक है, तो इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन स्टूडेंट लाइफ। की विद्यार्थी जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है ना, तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम आपको पता चल रहा होगा ना इंटरनेट की क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट हैज़ मेड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट वेरी इजी, कि इंटरनेट ने विद्यार्थियों की जो अधिगम प्रक्रिया है उसको बहुत ही सरल बना दिया है। पीपल यूज इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। हम हर कोई इसको अपनी नीड के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको यूज करता है। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो देखिए, अफोर्डेबल एजुकेशन, सस्ती शिक्षा। तो इंटरनेट है आजकल के टाइम, तो देखते हैं अगर मंथली का एक रिचार्ज करा लो आप, एक मंथ का 200-250 में हो जाता है और पूरे मंथ आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अ, अब ऑनलाइन हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, आप कहीं पर कोचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आज हम देखते हैं सिर्फ इंटरनेट से आप सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। स्टूडेंट टीचर एंड पीयर इंटरेक्शन, आज घर बैठे ही स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर सकते हैं, पीयर से बात कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग टूल, अगर एक टीचर की बात करूं तो उसके लिए एक इफेक्टिव टूल है। ठीक है, अपनी टीचिंग के लिए। और स्टूडेंट की बात करेंगे तो उनकी लर्निंग के लिए इफेक्टिव टूल है। इजी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच। ठीक है, यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो समझ आए आप उसको ओपन कर लो। गूगल पे आप कुछ भी चाहिए, एक बार आप सर्च करेंगे दुनिया भर की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे एक ही टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जो अच्छा लगता है आप उसको तुरंत आप देखो, पढ़ो। तो इजी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच। इंट्रोडक्शन विद डिजिटल मीडिया, चाहे आजकल हम देखें ऑनलाइन इतने सारे एजुकेशनल जो ऐप्स आते हैं। ठीक है, आप चाहे हम बायजू की बात करें, हम वेदांतों की बात करें, अनअकैडमी की बात करें, इस तरह के जो दुनिया भर के डिजिटल मीडिया है, ठीक है, न्यूज़ है, आप हर जगह से नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। इंटरनेट अपडेटेड विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी नवीनतम जानकारी उससे अपडेट करता है। लर्निंग विथ मल्टीमीडिया, चाहे हम वीडियो की बात करें, ऑडियो की बात करें, ठीक है, तो आप मल्टीमीडिया के थ्रू सीख सकते हैं। सिंप्लीफाई द नॉलेज, ज्ञान को सरल बनाता है। और लास्ट में अगर हम कंक्लूजन देखें तो इंटरनेट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट, की हमारे लिए, सभी के लिए एक ब्लेसिंग है। ठीक है, इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है।
इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, तभी हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। अगर हम इसके लिए अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे तो फिर हमारा टाइम ही खराब होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, पीपीटी नहीं है, वर्ड नहीं है, तो चाहे एक्सेल नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप सिर्फ अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब देख सकते हैं, बाकी कोई काम आप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एजुकेशनल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988। की माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है एक सॉफ्टवेयर है जिसको किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। इट इज़ अ वाइडली यूज प्रोग्राम ओवर द वर्ल्ड, की दुनिया भर में, ठीक है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास कंप्यूटर है, इसी प्रोग्राम को दुनिया भर में इसको यूज किया जाता है। चाहे हम एजुकेशनल पर्पज से बात करें, चाहे हम ऑफिस की बात करें, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसके बारे में आप सब भी जानते होंगे। कुछ कॉमन है, जैसे एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसके अलावा एम एस एक्सेस, आउटलुक एंड एम एस वन नोट, ये सारे जो एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसके अंदर ये सारे एप्लीकेशन आते हैं, जिसमें से हम यूजली ज़्यादातर जो इस्तेमाल जो करते हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करेंगे एम एस ऑफिस की, तो हम यहाँ पे तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट। तो पहले हम इनके फीचर्स देखते हैं, फिर बाद में ओवरऑल हम इसके एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एम एस वर्ड की बात करें, तो इट इज़ यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है ना, आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, आप अपना रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं, आप डायरी, जैसे एक तो आप अपने घर में आपने डायरी ली, ठीक है, उसमें आपने पेन से लिखा, और इसमें भी आप है कि आप डेली जो है आप अपनी डायरी लिख सकते हो, अपनी किताबें लिख सकते हो, अपने नोट्स जो हैं आप इसमें तैयार कर सकते हो। और खासियत इसकी क्या है कि इसमें आप लिखते हो तो बीच में आप मार्जिन दे सकते हो, स्पेस का साइज, जो स्पेस है, जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का साइज है, आप छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको आप अलग अलग कलर कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसकी जो खासियत है कि इसमें आप जो टेक्स्ट है आप लिख सकते हो, उसको हटा सकते हो, ठीक है, दोनों काम आप इजली आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली, कि यहाँ पर जो ग्रामर की बात करें या जो स्पेलिंग जो एरर होता है वो भी अपने आप यहाँ पे ठीक हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा काउंटिंग द नंबर्स ऑफ वर्ड्स, लाइंस एंड कैरेक्टर्स, की आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा कितने वर्ड्स का है, ठीक है, कितने लाइंस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा मेकिंग टेबल्स ऑफ कंटेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस, यहाँ पे आप जो टेबल्स जो हैं, ठीक है, आप अलग अलग जो बॉक्सेस हैं आप उसको बना सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए, आपका जैसा यूज हो। इसके अलावा इसमें जो इमेजेस है उसको भी ऐड किया जा सकता है। और इसमें जो फीचर, जो सबसे कॉमन फीचर होता है जब आप कंप्यूटर सीखते हैं, तो बेसिक जो सिखाया जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। जो भी आप लाइन लिखते हैं, ठीक है, उसमें आप बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं। नीचे हेडर एंड फुटर्स जो होता है उसमें उसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट पर और इन पेजेस पर पेज नंबर भी डाल सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स और विशेषताएं होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम एक्सेल की बात करें, तो देखिए जो भी सारा जो ऑफिशियल जो वर्क होता है ना, वो सारा एक्सेल पे होता है, ठीक है। जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो सारी के जो सारी चीज़ें ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है एक्सेल पर होती है। तो यहाँ पर एक्सेल पे जो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो फॉर्मूला होते हैं ना, ठीक है, वो आप जो मैथ के जो कैलकुलेशंस होते हैं आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, सॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चार्ट्स हैं, ग्राफ्स है, अगर आपको चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो आप एक्सेल पे इजीली आप बना सकते हो। और कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, एनालाइज की बात करें फॉर्मूला को, तो कुछ ही सेकंड में आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है।
और इसके अलावा आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। सपोज करो कि एक स्टूडेंट के नाम का जो डाटा है, ठीक है, उसको नाम के हिसाब से फिल्टर करना है, नंबर के हिसाब से फिल्टर करना है, तो वर्ड के हिसाब से फिल्टर करना है, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। इसके अलावा जो मार्कशीट बनाई जाती है, अवार्ड लिस्ट बनाई जाती है, वो भी सारी की सारी MS एक्सेल पर ही बनाई जाती है। और अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अक्सर आपके जो टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं, यहाँ तक कि अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी PPT पे बनी हुई है, ठीक है। तो MS वर्ड में जो उसकी खासियत फीचर्स होती हैं, इसमें भी सेम वही होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या किया जा सकता है, मेक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, की इसके थ्रू आप अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, अपने टॉपिक्स तैयार कर सकते हो, उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है, अट्रैक्टिव जो फॉन्ट है आप उसको तैयार कर सकते हो। और जो भी आप PPT बनाएंगे, ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है कि चाहे आप उसको ऑटोमेटिकली जो PPT अपनी चलती है आप उसमें टाइम ड्यूरेशन डाल सकते हो, ठीक है, साथ में आप इसमें फोटो ऐड कर सकते हो, बाकी वीडियोस का हाइपर लिंक भी आप यहाँ पर डालकर आप चला सकते हो। तो ये MS पावर पॉइंट की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे हमने वर्ड की बात की, ठीक है, रिज्यूमे बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखना है, आपको बुक्स लिखनी है, डायरी लिखनी है, तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ड का, ठीक है। एक्सेल अगर कैलकुलेशन जो है, अवार्ड लिस्ट है, मार्क्सशीट है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, तो आप इस्तेमाल करेंगे एक्सेल का। और पावर पॉइंट की तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम एजुकेशनल एप्लीकेशन की बात करेंगे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए, डायरी लिख सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, बुक्स है लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, बच्चों की अवार्ड लिस्ट भी जो MS ऑफिस की हम बात करें इस पर तैयार की जा सकती है, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है। बाकी चाहे स्टूडेंट की बात करें, टीचर की बात करें, स्कूल की बात करें, उसका रिकॉर्ड भी इसी के थ्रू मेंटेन होता है, कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग जो है इससे क्या होगा, इफेक्टिव होता है। बाकी नोट्स बनाना, ये सारे के सारे जो काम है हम MS ऑफिस पर कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।